हाँ जी बच्चे, देखो अब जो हमें बात करना है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको समझना है। और इन फैक्टर्स का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें बात को समझना है, और कौन कौन से फैक्टर हैं। देखो, एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट की जाती है क्यों, पहले ये समझना है। अगर उनके कंडीशन में चेंज करा गया तो एंजाइम की कंडीशन चेंज करी, कंडीशन में क्या, टेम्परेचर, उसका पीएच, उसका कंडीशन में और क्या आएगा, पीएच आएगा, टेम्परेचर आएगा, और कोई आयोनिक कंसेंट्रेशन ये आ सकता है। या फिर आप उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का, प्रोटीन का, अगर वो ऑल्टर कर देते हो तो एंजाइम का जो एक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें समझ के रखनी है, एक तो कंडीशन में चेंज करना, दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने पर हमारा एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। ऑल्टर का मतलब चेंज, ऑल्टर का मतलब चेंज करना। ठीक है, हम ऑल्ट्रेशन करवाते नहीं, बड़े कपड़े ले आए तो उसको चेंज करवाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, एक तो टेम्परेचर, दूसरा पीएच, तीसरा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, एंड इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इनहिबिटर पे मिलेगा। ठीक है, सबसे लास्ट पे हम इसी को डिस्कस करेंगे। और जो ये तीन फैक्टर हैं आपके, टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन समझने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजी सी बात है। देखो, एंजाइम हमारा एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में फंक्शनल होता है, मतलब बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमारा एंजाइम 20 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक काम करता है। ये इतना गैप जो है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस का, इतना वाइड रेंज नहीं है, बहुत नैरो रेंज में ये काम करता है। ठीक है, अब वो नैरो रेंज क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं। हर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अटेन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ दैट एंजाइम, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हुआ टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हुआ टेम्परेचर, एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी अगर टेम्परेचर नीचे गया या ऊपर गया ऑप्टिमम वैल्यू से। ऑप्टिमम वैल्यू लगभग आपको याद रखनी है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में अगर आपका एंजाइम है तो वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर मतलब मान लो कि जैसे आपने टेम्परेचर में लाया और एंजाइम को रख दिया 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपका एंजाइम जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा, पड़ा रहेगा, लेकिन डीनेचर, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में हम यही करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हमारा रेफ्रिजरेटर में स्लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने टेम्परेचर को कम कर दिया। जो एंजाइम राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, और यही इसके ऊपर ले गए, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर ले गए तो हमारा जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा। और जब प्रोटीन डीनेचर हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। हमने डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा था। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी या प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया। और आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, कन्फिगरेशन ऑफ प्रोटीन डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो कन्फिगरेशन जब टर्शियरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जो जनरल रूल है ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल रूल है, थंब रूल है कि अगर हम टेम्परेचर रेट डबल हो जाता है या डबल इंक्रीज कर जाएगा या डबल डिक्रीज कर जाएगा, अगर हम एंजाइम के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करते हैं दोनों डायरेक्शन में। जैसे कोई मान लो कि एंजाइम है हमारा और वो 20 डिग्री सेल्सियस पे
बहुत ऑप्टिमम टेम्परेचर है और काम बढ़िया कर रहा है। अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट ऑफ जिस तरह से इसका कैटालिटिक एक्शन है वो जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया और 30 हो जाएगा तो इसका जो रेट ऑफ कैटालिटिक पावर है वो जस्ट 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका x की वैल्यू यहां से मान ले तो ये हाफ x हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ Q10 फॉर एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज 2, मतलब डबल हो जाता है, चाहे आगे जाओगे या पीछे जाओगे, डबल कम हो जाएगा, डबल ज्यादा हो जाएगा। तो Q10 की वैल्यू किसी भी एंजाइम के लिए 2 के बराबर होती है। ये बहुत बेसिक सी बात है। pH H+ का कंसेंट्रेशन है तो ये भी बहुत नैरो रेंज है, ऐसा वाइड रेंज में नहीं काम करता है, बहुत नैरो रेंज में अपना pH पे हमारा एंजाइम काम करता है। अलग अलग pH पे ये अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। अलग अलग एंजाइम के pH का ऑप्टिमम pH हम उसको बोलेंगे। जैसे गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम काम कर रहा है उसका ऑप्टिमम pH बहुत लो होगा, लेकिन जैसे हम आगे उधर बाइल जूस में जाएंगे, इधर ड्यूडेनम में जाएंगे, उधर आपका जो एंजाइम काम कर रहा है उसका pH बहुत हाई होगा, बेसिक मीडियम में काम करता है। तो pH इनका ऑप्टिमम होता है, नैरो रेंज है, बहुत ज्यादा ये वाइड रेंज में नहीं काम करते हैं। एक्टिविटी दोनों में डिक्लाइन हो जाती है, बहुत आपने कम कर दिया pH तब भी डिक्लाइन हो जाएगी, बहुत ज्यादा कर दिया pH तब भी डिक्लाइन हो जाएगी। अब इस ग्राफ को देख लो, यही ग्राफ आपसे पूछा जाता है। यहां हमने एंजाइम एक्टिविटी दिखाई है, इधर pH दिखाया, pH के लिए पहला ग्राफ। तो जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है, pH वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, मतलब pH आप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्लाइन। सेम इधर टेम्परेचर, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इधर टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो देख रहे हो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, ये एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद डिक्लाइन कर जा रही है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो ये टेम्परेचर का इम्पैक्ट हो गया। एक तीसरा आपका फैक्टर है चेंज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, तब हम ये तीसरे ग्राफ पे आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये भी हम देखते हैं। इन दोनों पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के नंबर्स कितने हैं, है ना। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वो पहले तो बढ़ती है, पहले तो बढ़ती है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स में लेते हैं। आपने एक रिएक्शन शुरू किया, इसमें सबस्ट्रेट लिया और एंजाइम लिया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला है। एंजाइम के आपने ले लिए 100 मॉलिक्यूल, कितने 100 मॉलिक्यूल हैं आपके एंजाइम के, 100 की जगह चलो 1000 मान लेते हैं। अब सबस्ट्रेट का आपके पास सिर्फ 200 मॉलिक्यूल है, कितना 200 मॉलिक्यूल है। तो 1000 में से 200 मॉलिक्यूल ही सफिशिएंट है एंजाइम के टू कन्वर्ट दिस सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। बाकी 800 तो फ्री बेले बैठे हैं, 800 मॉलिक्यूल एंजाइम के तो फ्री हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम में। अगर आपने सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन 400 बढ़ा दिया, 200 से 400 कर दिया, तो ये 400 को भी कन्वर्ट कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। 600 कर दिया तब भी आपका एंजाइम सफिशिएंट है, और बढ़ जाएगी। 700 कर दिया और बढ़ जाएगी। 800 कर दिया सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल और बढ़ा देगा। 1000 कर दिया तो सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल इकट्ठे इंगेज हो जाएंगे। लेकिन 1000 के ऊपर ले जाओगे, मान लो 2000 कर दिया, 2000 नंबर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के एक साथ आपने ले लिए, एंजाइम 1000 भी मॉलिक्यूल है, तो एंजाइम के 1000 मॉलिक्यूल है, तो एक यूनिट टाइम में वो 1000 एंजाइम के मॉलिक्यूल 1000 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, 1000 सबस्ट्रेट पड़ा रहेगा। दैट मीन्स एंजाइम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल अगर सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है,
तब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, तब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये यहाँ पे आपको समझना होता है। अब इस ग्राफ को देख लो, इस ग्राफ में ये सारी चीजें हैं। इधर हमने सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन दिखाया, इधर वेलोसिटी दिखाया। तो धीरे धीरे देखो रिएक्शन, रेट का रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, इस पे आके स्ट्रेट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंजाइम के मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल, सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल इंगेज हो गए सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और इसी को हमने क्या बोला था, वी मैक्स। किसी भी एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज द वी मैक्स, है ना। यही आपको यहाँ पे समझना है। देखो आगे, दिस रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज एट मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसे हम वी मैक्स कह देते हैं, है ना। एंड दिस वेलोसिटी इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आप कंसेंट्रेशन बढ़ाते रहो, कोई चेंज नहीं होने वाला, रिएक्शन बिल्कुल उसी स्पीड से चलेगी। इसका रीजन यही लिखा है जो हमने वहां एग्जांपल में डिस्कस किया है। क्या, एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट। जब आप सबस्ट्रेट बढ़ाते ही जाओगे तो एंजाइम का मॉलिक्यूल तो आपके पास लिमिटेड ही था, वो कम होने लगेगा, कम हो जाएगा। एंड आफ्टर सेचुरेशन, जब सारे एंजाइम का एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ इंगेज हो गया, तो कोई एंजाइम फ्री नहीं, जब तक उनको प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करेगा तब तक वो फ्री नहीं होगा। दीज एंजाइम मॉलिक्यूल and there are no free enzyme molecule to bind with additional substrate molecule। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए हमारी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये आपको समझना था। और इनहिबिटर्स की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग टू द एंजाइम एक्टिविटी, उसके हम उस टॉपिक में हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो इनहिबिटर्स है। इनहिबिटर्स को हमें डिस्कस करना है। ये इनहिबिटर्स होते क्या है पहले ये हम देखेंगे, और इनहिबिटर्स किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। देखो, हमारी जो इनहिबिटर्स की बात करें तो वो इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जैसा, सबस्ट्रेट नहीं होगा, सबस्ट्रेट के जैसा मिलता जुलता कोई मॉलिक्यूल, और वो हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम के पास हमने बात करी कि कोई एंजाइम है उसका एक एक्टिव साइट होता है ना। अब जैसे मान लीजिए एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, तो इसका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा कुछ यहाँ पे आके फिट होने वाला, इस शेप का होगा अपना, ये कुछ रेक्टेंगल जैसा। इसी के जैसा कोई हमारा दूसरा मॉलिक्यूल, इसी के एनालॉगस स्ट्रक्चर इसी के जैसा हो, लेकिन वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ना हो, अगर वो आके यहाँ एक्टिव साइट से बाइंड कर जाए तो आपका ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो तो बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना। ये जो मैकेनिज्म है एंजाइम एक्टिविटी को स्लो डाउन कराने का, एंजाइम को अफेक्ट करने का, इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है इनहिबिटर। इसको हम इनहिबिटर बोलेंगे, और इस मैकेनिज्म को इनहिबिशन बोला जाएगा। ठीक है, तो इनहिबिटर्स आर द एनालॉगस मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इसी के एनालॉगस दूसरा कोई मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के जैसा होता है, और वो एंजाइम के एक्टिव साइट को, किसको, एक्टिव साइट से बाइंड कर जाए, और एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम का एक्टिव साइट अगर कोई दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड हो गया तो सबस्ट्रेट को नहीं ब्रेक करा सकता, नहीं जोड़ सकता, जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसकी खत्म हो जाएगी। दैट इज द इनहिबिशन। अब देखो पहला पॉइंट, activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemical that is bind to enzyme। ये हमने समझा ही है। when binding of chemical sets off inhibits कर दिया जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। एंजाइम एक्टिविटी प्रोसेस कॉल्ड इनहिबिशन, जो एंजाइम की बाइंडिंग है केमिकल के साथ वो ब्लॉक कर दी जाए, वो शट ऑफ कर दी जाए, दैट इज द इनहिबिशन। एंड ऐसे जो इस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को रोकेगा जो मॉलिक्यूल, उसको हम इनहिबिटर बोल देते हैं। उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। अब इनहिबिटर्स या इनहिबिशन कितने टाइप का होता है वो देखो। एंजाइम इनहिबिशन दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिशन का मतलब ये होता है कि दूसरे की सीट को छीनना,
यहाँ जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट को, जो सबस्ट्रेट हमारा एक्टिव साइट से बाइंड करने जा रहा है उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, उससे बाइंड नहीं करने देगा। सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ये कॉम्पीट करते हैं इनहिबिटर्स। पहले हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें। इनहिबिटर जो होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये बिल्कुल क्लोज रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट के बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, है ना। थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे मान लिया कि एक कोई मॉलिक्यूल है हमारा सबस्ट्रेट का, इसी के जैसा होगा दूसरा कोई मॉलिक्यूल जो हमारा एज अ इनहिबिटर हो सकता है ना। ये जैसे हमने मान लिया कि ये एक हमारा इनहिबिटर मॉलिक्यूल हुआ, है तो ऐसा ही, बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल उसी की तरह होगा। और ये बाइंड कर जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, सबस्ट्रेट के हिसाब से बाइंड कर किए जैसा है, तो वो एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है एंजाइम के एंड लीड टू इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब अगर ये एंजाइम से ये बाइंड कर गया तो आपका सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाएगा, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी थी वो नहीं हो पाती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारा जो है वो कैसा होता है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दो टाइप का है, एक तो कॉम्पिटिटिव होता है एंड रिवर्सिबल होता है। दो फीचर्स याद रखने हैं, यही दो आप पे, यही इसी पे सवाल बनता है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ कि इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा एंजाइम से, मतलब सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को नहीं जोड़ने देता है, खुद आके बाइंड कर जाता है, ठीक है। और रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि जब इनहिबिटर एक्टिव साइट से हट गया तो सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकता है, मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी फिर से रीगेन की जा सकती है, एंजाइम अपना फिर से काम कर सकता है, बस इनहिबिटर हट जाए। इनहिबिटर डिटैच हो सकता है एंजाइम के एक्टिव साइट से, और वो अपने सबस्ट्रेट का जैसे कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो वो इनहिबिटर से बाइंड करना बंद कर देता है। जैसे इस पिक्चर को देखो, है ना, ये हमारा एंजाइम का मॉलिक्यूल है, इसका ये एक्टिव साइट है, ये क्या है, एक्टिव साइट है। अब ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दिखाया है, यहाँ पे हमने दिखाया इनहिबिटर मॉलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट के जैसा ही है बिल्कुल, है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन इसका डिफरेंट है ना, इतना डिफरेंट है, बिल्कुल लगभग वैसा ही है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, ये सबस्ट्रेट एनालॉगस है, सबस्ट्रेट के जैसा है। अब जब ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट से तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये जब इनहिबिटर इससे बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाता, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर हम ये करें कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा दें, इंक्रीज कराते हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कराते हैं, तो इनहिबिटर्स एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो पाते हैं, तब सबस्ट्रेट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की, तो हम ये इसलिए इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव तो है ही है और रिवर्सिबल भी है, ठीक है। ये हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का बात हुआ। एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको याद रखना। जैसे एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्पीट करा जाता है मैलेट से, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलेट, ये एंजाइम है, इसका इनहिबिटर है मैलेट। मैलेट एंड सक्सिनेट जब स्ट्रक्चरली देखोगे तो ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही इनहिबिशन करा जाता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस का बाय सल्फा ड्रग, ये केमिकल है जिसका नाम है सल्फा ड्रग। कैसे करा जाता है मैकेनिज्म देखना, जो हमारा फॉलिक एसिड बनता है उसका रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम बोलते हैं पाबा शॉर्ट फॉर्म में, है ना, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे एंजाइम इस रॉ मटेरियल को, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ये फॉलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जो एक आपने दूसरा नाम पढ़ा यहाँ पे सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग इस पाबा का एनालॉगस मॉलिक्यूल है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है किसका, सल्फा ड्रग का। तो ये एंजाइम से जब पाबा जुड़ता, एक्टिव साइट से बाइंड करता तो फॉलिक एसिड बनता। अब ये एंजाइम के एक्टिव साइट से अगर ये सल्फा ड्रग बन जाता है तो फॉलिक एसिड नहीं बनता, ठीक है। तो एंजाइम को क्या करा, इसने इनहिबिट कर दिया, एंजाइम के एक्टिव साइट को ये ब्लॉक कर देता है सल्फा ड्रग,
ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखो, इसका यूज कहाँ करते हैं? दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। बैक्टीरियल पैथोजन को की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कैसे? क्या उसका रीजन है? जो हमारा बैक्टीरिया है इट रिक्वायर्स फॉलिक एसिड, उसको चाहिए फॉलिक एसिड। उसको क्या चाहिए? फॉलिक एसिड। अब जब फॉलिक एसिड चाहिए बैक्टीरिया को, तो आप सल्फा ड्रग ले लोगे तो आपके बॉडी में फॉलिक एसिड बनेगा ही नहीं। जब फॉलिक एसिड बनेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया कहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, है ना? तो ये ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के चाहिए होता है, तो आपकी वो इन जो बैक्टीरियल पैथोजन है उसका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है। तो सल्फा ड्रग का ये यूज है, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कराया जाता है, कम कर सकता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसकी प्रेजेंस अगर कहीं किसी एंजाइम के लिए होती है तो Km की वैल्यू इंक्रीज होती है। Km कांस्टेंट आपने पढ़ा था, है ना? Km की वैल्यू इंक्रीज होती है एंड Vmax जो है किसी भी एंजाइम का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट जो आपका Km का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। जैसे अभी हम लास्ट में इसका पिक्चर देखेंगे, इसका एक ग्राफ बना हुआ हम देखेंगे, दोनों कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में जब हम कंपेयर करेंगे। अभी आपको ये याद रखना होगा कि Km की वैल्यू इंक्रीज होएगी और Vmax अनचेंज्ड होगा। कब? जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसी एंजाइम के साथ के में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, है ना? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी दो टाइप का, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल नॉर्मली हमें देखने को यही मिलता है, मोस्टली यही केस है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी रिवर्सिबल होता है लेकिन इरिवर्सिबल भी होते हैं, तो हमें दोनों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ एंड डिस्ट्रॉय कर जाएगा सल्फा हाइड्रिल, ये बॉन्ड है SH के बीच का बॉन्ड को सल्फा हाइड्रिल बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, किसका? एंजाइम का, ठीक है। जब ये एंजाइम का सल्फा हाइड्रिल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तब वो एंजाइम एक्टिविटी उसकी खत्म, तब वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं शो कर सकता। इनहिबिटर कैन नॉट बी डिटैच्ड, ये अलग नहीं होता चाहे आप सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो। जबकि वहां पे क्या था, रिवर्सिबल में सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाने के बाद इनका डिटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। ये डिटैचमेंट नहीं होता, इसीलिए इसको हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। यहाँ पे रिवर्सिबल में भी क्या, रिवर्सिबल में क्या होगा, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके पास एक एलोस्टेरिक साइट होता है। एलोस्टेरिक साइट क्या है? दैट इज अ साइट लाइक एक्टिव साइट, जिससे कोई और मॉलिक्यूल आके बाइंड कर सकता है एंड जब वो बाइंडिंग हो जाती है देन एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। अभी हम पिक्चर देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। एलोस्टेरिक साइट कंट्रोल करता है एक्टिव साइट को एंड दिस मैकेनिज्म, इस कंट्रोल को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन उसको मोल्ड कर देता है, चेंज कर देता है, मॉड्यूलेशन बोला जाता है। इस पहले पिक्चर को देखो, यहां देखना, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है। इसी के एंजाइम के पास ही ऐसा कुछ एलोस्टेरिक साइट होता है, ये एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। जब ये इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होता है, अगर ये बाइंड हो गया तो इसका एक्टिव साइट देखो चेंज हो गया, पहले स्मूथ सरफेस था अब ये देखो रफ सरफेस सा हो गया, है ना। अब जो सबस्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा बाइंडिंग नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं होगा, मतलब उसकी जो कैटालिटिक पावर थी एंजाइम की वो स्लो डाउन हो जाएगी। और ये जो टेम्परेरी ये जो एलोस्टेरिक ये बाइंडिंग होती है ये टेम्परेरी चेंज करता है। एलोस्टेरिक ये मॉलिक्यूल आपका इनहिबिटर मॉलिक्यूल यहाँ से डिटैच कर जाए, आपका एक्टिव साइट फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये एंजाइम का जो ये साइट है, इस ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, और इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट से आके बाइंड करता है। और एलोस्टेरिक साइट से बाइंडिंग का रिजल्ट क्या होता है, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो वो सबस्ट्रेट के लिए सुटेबल नहीं रहा,
ठीक है, ये हमारा इधर रिवर्सिबल में चेंज ये होता है। इनहिबिटर्स बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइट से एंड कॉजेज नेगेटिव चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट का कन्फिगरेशन है वो उसको थोड़ा नेगेटिवली चेंज कर देता है और अब सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। सच इनहिबिशन इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल या नेगेटिव एलोस्टेरिक या फिर मॉड्यूलेशन के नाम से सवाल बनता है। तो इनके नाम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, नेगेटिव एलोस्टेरिक क्योंकि नेगेटिव एक्टिव साइट को चेंज करता है नेगेटिवली एंड मॉड्यूलेटेड कर देता है तो मॉड्यूलेशन बोल देते हैं। ये इनका ये पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए, बस और कुछ नहीं रखना है दिमाग में। एंजाइम एलोस्टेरिक साइट, इनहिबिटर एलोस्टेयर से बाइंड करा तो इनके एक्टिव साइट पे नेगेटिव चेंज करा, आप सबस्ट्रेट आसानी से नहीं बाइंड कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखना है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज या शॉर्ट फॉर्म में भी ये लिखा जाता है PFK। ये पेसमेकर एंजाइम कहा जाता है। पेसमेकर एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस का एक एंजाइम है, तो जो रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है उसको डिसाइड करता है। जैसे हमारे हार्ट बीट में हार्ट बीट को कंट्रोल करने का पेसमेकर है ना, सेम वैसा ही है, इसलिए इसको हम पेसमेकर एंजाइम कहते हैं। ये इनहिबिट कर दिया जाता है अगर एक्सेस ATP बनता है। ATP इसको नेगेटिवली मॉड्यूलेट करता है। ATP के लिए इस एंजाइम का जो एलोस्टेरिक साइट है वो ATP उस एलोस्टेरिक साइट से जाके बाइंड करता है और एक्टिव साइट पे चेंज आ जाता है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब और जो सवाल बनता है इस नेगेटिव इनहिबिशन पे बहुत सवाल बनता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे और अलग से ही आपको समझाया। फीडबैक इनहिबिशन या रेट्रो इनहिबिशन या प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं इसको। प्रोडक्ट इनहिबिशन, अब यहां से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। प्रोडक्ट इनहिबिशन मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है वही प्रोडक्ट उसके एक्टिव साइड से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को स्लो डाउन करा दे, कम करा दे, दैट इज अ प्रोडक्ट इनहिबिशन। सम एलोस्टेरिक एंजाइम inhibited by the product of that biochemical reaction which is catalyzed by them। जो वो रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है उसी का प्रोडक्ट उसको एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, उसके एलोस्टेरिक साइट से जुड़ जाता है प्रोडक्ट और एक्टिव साइट पे चेंज करा देता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है और ये ग्लूकोज को ATP से जोड़ के बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, इस एंजाइम का ये प्रोडक्ट है और यही इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करता है और फिर ग्लूकोज और ATP को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन का रेट को कम कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इन दिस रिएक्शन एंजाइम हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय एक्सेस प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है वैसे ही हेक्सोकाइनेज जो हेक्सोकाइनेज है उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन होने लगती है। तो प्रोडक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। रेट्रो इनहिबिशन इसको कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं इसको, क्योंकि ये जैसा ही प्रोडक्ट बना रहा है वो फीडबैक दे रहा है। ठीक है, इसलिए ऑल फीडबैक इनहिबिशन, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देयरफॉर all feedback inhibition are allosteric inhibition। all feedback inhibition are allosteric inhibition but all allosteric inhibition are not feedback inhibition। feedback inhibition उसको बोला जब प्रोडक्ट उसके एलोस्टेरिक साइड से जुड़े। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब इनहिबिटर का काम करे तो वो फीडबैक इनहिबिशन कहा जाएगा। लेकिन एलोस्टेरिक इनहिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अलावा अगर है, प्रोडक्ट नहीं है, कोई और दूसरा मॉलिक्यूल है, वो एलोस्टेरिक साइट से आके बाइंड कर सकता है और एक्टिव साइट को नेगेटिवली चेंज कर सकता है। तो वो इनहिबिशन आपका कैसा होगा? एलोस्टेरिक तो होगा लेकिन फीडबैक नहीं कह सकते, उसको फीडबैक नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक इनहिबिशन एलोस्टेरिक है लेकिन सारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज नॉट फीडबैक इनहिबिशन। ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखना,
इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अगर कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जैसे आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का देख लिया है, तो Km आपका जो वैल्यू है वो अनचेंज रहता है, Km कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड, बट Vmax गेट्स रिड्यूस। उधर क्या था, जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है तो Km की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, Vmax अनचेंज होता है। कैसे होता है वो अभी देखना। Km is not applicable for the allosteric modulation, allosteric modulation में Km की कोई वो जरूरत नहीं होती है। अब इस दोनों ग्राफ को देखना है, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारा दिखाया गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए ये ग्राफ है, इसके लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए है। देखना इधर इस एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इधर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था कि सबस्ट्रेट के एनालॉगस कोई मॉलिक्यूल आ जाता है, सबस्ट्रेट के एनालॉगस कोई मॉलिक्यूल आ जाता है और वो एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है, एंजाइम उसको कन्वर्ट करने लगता है। मतलब एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पे तो जाएगा ही, एंजाइम अपनी। तो जो हमारा इधर रेट ऑफ रिएक्शन है, इधर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ध्यान से सुनना, सबस्ट्रेट के एनालॉगस इनहिबिटर होता है, वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करा, एंजाइम उसको तोड़ने लगेगा, उसको कन्वर्ट करने लगेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट आपका बच गया, सबस्ट्रेट में कोई चेंजेस नहीं है ना। लेकिन अब यहां सुनना, तो मतलब एंजाइम आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी पे तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ जो आपका एंजाइम है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पे तो जाएगा ही जाएगा, मतलब Vmax तो फिक्स है। जो Vmax सबस्ट्रेट के साथ आना था वो इनहिबिटर के साथ आएगा, वो इनहिबिटर के साथ आएगा। लेकिन Km कांस्टेंट क्या था कि Vmax का हाफ अटेन करने के लिए सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन। जब आपका इनहिबिटर आ गया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आप सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन जब बढ़ाओगे तो Vmax का हाफ तब अटेन होगा, दैट इज अ Km कांस्टेंट। तो मतलब आपका Km इंक्रीज कर गया, यहां से यहां पहुंच गया, Km इंक्रीज कर जाता है लेकिन Vmax रिमेन अनचेंज्ड। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का फीचर है। बात समझ आ रही है क्या हमने बोला? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या सबस्ट्रेट आपका सबस्ट्रेट के जैसा इनहिबिटर है ना, वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है, एंजाइम अपना Vmax पे तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैटालिटिक जो उसकी रेट है वो करेगा ही करेगा। तो Vmax में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपका सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन जिस इस कंसेंट्रेशन पे ये हाफ Vmax का अटेन कर लेता था, लेकिन अब इनहिबिटर के प्रेजेंस के नाते, क्योंकि इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है वो एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर सकता है, तो देयर प्रोबेबिलिटी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की कम हुई ना। तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन जब ज्यादा बढ़ाओगे तब जाके वो अपना Vmax का हाफ अटेन कर पाता है। दैट मींस आपका Km इंक्रीज कर जाएगा, Km का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, Vmax सेम रहता है। इधर देखो, अब यहां अगर बात करोगे तो जस्ट उसका उल्टा हमने बोला था। यहां देखो दो रिएक्शंस दिखाई गई हैं। ये जो आपका A है, ये नॉर्मल ग्राफ हमने पढ़ा था, जब आपका कोई प्रेजेंस है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, तो B वाला ग्राफ, तो Vmax तो वही अटेन हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। सेम यहां भी है, यहां Vmax आपका डिक्रीज कर जाएगा, Vmax डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। बोले तो सबस्ट्रेट से इनका कोई लेना देना नहीं है, एंजाइम आपके सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा जब उसका एक्टिव साइट फ्री है, जब उसका एक्टिव साइट फ्री है, मतलब नेगेटिवली चेंज नहीं करा गया है। अगर आपका ये एलोस्टेरिक साइट से जाके उसके एक्टिव साइट को नेगेटिवली चेंज कर देता है तो Vmax पे तो एंजाइम नहीं पहुंचने वाला है ना। कई ऐसे एंजाइम के मॉलिक्यूल होंगे जो कैटालिटिक एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, तो Vmax आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। लेकिन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, चाहे जो भी Vmax जो एंजाइम उसके काम कर रहे होंगे, वो उसी सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन पे हाफ अपना अटेन कर लेगा जो Vmax होगा। जैसे नॉर्मली अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एब्सेंस में है तो ये हाफ ऑफ Vmax यहाँ बन जाता है, अगर प्रेजेंस आ जाता है तो सबसे आपका Vmax डिक्रीज करा, उसी के हिसाब से आपका ये अपना उसी कंसेंट्रेशन पर Km की वैल्यू अटेन कर लेगा। Km में कोई चेंज नहीं आता है,
ये भी उसी के साथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये Km में ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स Km को रिमेन अनचेंज करते हैं, आपकी Vmax की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इधर उसका उल्टा। तो ये दोनों ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे सवाल बहुत बनता है, बहुत ही बनता है। जितनी लेबलिंग्स हैं इधर, जितनी लेबलिंग्स हैं ये बहुत ध्यान से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर आपने Vmax समझा हुआ, Km कांस्टेंट समझा हुआ, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ आपको दिक्कत आएगी। देखो फिर से एक पॉइंट है आपका, नोट करके लिखा है, एलोस्टेरिक साइट में ऑल्सो बी यूज टू इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अभी हमने तो बात करी कि नेगेटिवली एक्टिव साइट को चेंज करता है, इसको हम में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को, फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ऐसा हो सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के साथ ही ये एक्टिवेट हो जाता है अगर एएमपी का कंसेंट्रेशन बढ़ता है। एएमपी बोले तो एडेनिन मोनोफॉस्फेट का कंसेंट्रेशन जैसे बढ़ता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी मॉड्यूलेट कर जाती है, पॉजिटिवली चेंज इंक्रीज कर जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है, बहुत नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ कभी स्टेटमेंट बना तो मॉड्यूलेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो मैं यहाँ फैक्टर की जो बात थी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सारे खत्म हो गए। इनहिबिशंस इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, इनहिबिटर्स पे ही सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा